Hello students, welcome to the third part of the chapter Reproduction in Living Organisms. In this part we will study about artificial vegetative propagation. Now one important thing, you can also download the notes of my lectures, and for this link is given in the description. So let's begin with the topic artificial vegetative propagation. In my last lecture I discussed about natural vegetative propagation. Now natural vegetative propagation means कि plants are developed from रूट्स, स्टेम और लीव्स मीन्स वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से, रूट से, स्टेम से या लीव से नया प्लांट निकल रहा था नेचुरली. यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है बट आर्टिफिशियली. अगर आप डेफिनेशन देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी है, तो उसमें लिखा हुआ है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स. तो ये डेफिनेशन जो है ये पूरी सेम है. अगर इसमें हम जो लास्ट लाइन अंडरलाइन है अगर वो हटा दें बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, अगर ये वर्ड हम हटा दें तो ये जो पूरी डेफिनेशन लिखी है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बन जाती है. तो नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव में सिर्फ इतना फ़र्क है कि नेचुरल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स वो अपने आप ग्रो करते हैं, और आर्टिफिशियल में क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन इज इन्वॉल्व. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ने वो कौन सी टेक्निक्स प्लांट के ऊपर लगाई हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो सिंस ह्यूमन ने वो टेक्निक लगाई हैं, प्लांट में अपने आप वो टेक्निक या वो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ द सेकंड पैराग्राफ, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी वो कॉमन टेक्निक्स जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होती हैं वो क्या क्या हैं. कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग, जिसको कि हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं. तो अब इस टॉपिक में डिटेल में हम एक एक करके ये सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे कि ये टेक्निक किस तरह से इन्वॉल्व होती हैं एंड हाउ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मींस ऑफ दीज टेक्निक्स टेक्स प्लेस. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कटिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मोस्ट कॉमन मेथड है. अब कॉमन ये क्यों है वो आपको नीचे दिए हुए फिगर को ही देख के समझ में आ गया होगा. ये रोज़ कटिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें रोज़ की स्टेम को काट के अगर उसको नई जगह पर प्लांट कर दिया जाए तो एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा. और ये मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि आप लोग एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस किया करिए, एग्जाम्पल्स को याद रखने की कोशिश किया करिए. एग्जाम्पल की इमेज जब आपके दिमाग में रहेगी तो फिर प्रोसेस का नाम लेते ही आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा. और इसीलिए मैं आपके सामने एकदम कॉमन एग्जाम्पल लेके आता हूँ सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. सो नाउ अब ऊपर थ्योरी देख लेते हैं. सेकेंड लाइन, plants such as roses and sugarcane can be cut at the points of nodes and internodes. ये nodes and internodes को मैंने अंडरलाइन कर रखा है. इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कटिंग करेंगे, जिस स्टेम को आप कटिंग में यूज़ करेंगे उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होनी चाहिए. फिर क्या करेंगे, दीज पॉइंट्स आर देन प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल. इसको मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर देंगे. फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, रूट्स डेवलप हो जाएंगी और नया प्लांट शुरू हो जाएगा ग्रो करना. वही लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम एडवेंटिशियस रूट्स develop at the points and new plant begin to grow. Now the last paragraph, this is very interesting. इसमें लिखा हुआ है farmers cut the rhizome or tubers and sow them so that they develop into individual plant. राइजोम और ट्यूबर किसका एग्जाम्पल था, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बताया था राइजोम और ट्यूबर ये एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के. नहीं देखा है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ फार्मर्स करते क्या हैं. जैसे ट्यूबर है, मान लीजिए आप पोटैटो ले लीजिए, आलू. तो ये आलू क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल है. फार्मर ने क्या किया, इसको 4 टुकड़े में काटा. जब आलू बोया जाता है तो आलू के पहले 4 टुकड़े किए जाते हैं, 4 या 2 साइज पे डिपेंड करता है आलू के. तो आलू के पीसेस किए जाते हैं और फिर इस एक आलू के अगर 4 पीसेस किए गए तो उस 4 पीस को अलग अलग जगह पर ज़मीन में सो कर दिया जाएगा, बो दिया जाएगा और उससे 4 नए प्लांट निकल आएंगे. तो आपने देखा किस तरह से फार्मर्स ने नेचुरली जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आलू ग्रो कर रहा था या राइजोम ग्रो कर रहा था उसको आर्टिफिशियल मोड में कन्वर्ट कर दिया. बस इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन इज इन्वॉल्व. तो जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो जाएगा उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. द नेक्स्ट टाइप इज लेयरिंग. इसमें लिखा हुआ है इन सम प्लांट्स लाइक रेस्बेरीज द स्टेम कैन बी बेंट एंड ब्यूरिड इन द सॉइल अराउंड द प्लांट. यानी जो मेन प्लांट है उसकी नीचे वाली स्टेम, जो ज़मीन के पास स्टेम है, आप डायग्राम देखिए आपको समझ में आ जाएगा. जो मेन प्लांट है इसमें आप देखिए उसमें जो नीचे वाली स्टेम है ज़मीन के पास, उसको बेंड कर दिया है और बेंड करने के बाद उसको सॉइल से ढक दिया. अब सॉइल से ढक दिया तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद इसमें से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी.
और फिर इसको क्या करेंगे, जब रूट डेवलप हो जाएगी तो स्टेम के इस हिस्से को यहाँ से काट देंगे, और काटने के बाद इस स्टेम को जो काट के अलग किया है उसको हम बोलते हैं लेयर। जो नई स्टेम बनाई है जिसमें नई रूट सब डेवलप हुई हैं, उसको आप कहीं पर भी जाके प्लांट कर दीजिए, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल, इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल है रास्पबेरीज, जैस्मिन और मैग्नोलिया। अच्छा, दो तरह की लेयरिंग होती है, एक जो मैंने अभी आपको बताई कि जिसमें हम स्टेम को बेंड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो इतनी हार्ड होती है कि हम उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से लेयरिंग दो तरह की हो जाती है, सिंपल लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि दो तरह की लेयरिंग कैसे होती है। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ लेयरिंग इज सिंपल लेयरिंग या माउंट लेयरिंग। इसमें क्या किया गया है, राइट हैंड साइड आप डायग्राम देखिए कि जो नीचे वाली स्टेम है प्लांट की, जो कि फ्लेक्सिबल स्टेम है, इसको झुकाकर ज़मीन तक लाया गया है और उसके बाद मड से, सॉइल से कवर कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद इसमें एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होने लगेंगी। रूट्स डेवलप होने के बाद इसको यहाँ से काट के इस ब्रांच को अलग कर दिया जाएगा और फिर इंडिपेंडेंट ये ग्रो कर जाएगी। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन ग्राउंड लेयरिंग या सिंपल लेयरिंग द स्टेम इज बेंट डाउन, अभी मैंने बताया बेंट डाउन, एंड द टारगेट रीजन इज ब्यूरिड इन द सॉइल। टारगेट रीजन का मतलब जहाँ से हमें इसको काट के अलग करना है। अच्छा, जो काट के अलग कर रहे हैं ब्रांच को जिसमें रूट निकल आई है, इसको क्या बोलते हैं, लेयर। ध्यान रखिएगा, इसको जो काट के अलग किया है मेन प्लांट से, इसको लेयर बोलते हैं। तो फिर आगे पढ़िए, सेकेंड लाइन में पढ़ रहा था कि द स्टेम इज बेंट डाउन एंड द टारगेट रीजन इज ब्यूरिड इन द सॉइल सो दैट रूट्स ग्रो इन देम आफ्टर सम टाइम। तो इसमें रूट्स डेवलप होने लगेंगी कुछ दिनों के बाद। देन दीज ब्रांचेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू ग्रो इंडिपेंडेंटली। तो रूट्स ग्रो होने के बाद इनको यहाँ से काट के अलग कर देंगे एंड देन दीज प्लांट विल ग्रो इंडिपेंडेंटली। नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ सिंपल लेयरिंग विच इज इन्वॉल्व इन वुडी स्टेम प्लांट, यानी उन प्लांट्स में अप्लाई किया जाता है मेथड जिनकी स्टेम फ्लेक्सिबल नहीं होती है, हम उनको झुका के या मोड़ के ज़मीन तक नहीं ला पाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मेन प्लांट होता है उसकी ब्रांचेस को स्प्रिंग सीजन आने से पहले काट दिया जाता है। अब जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो नई ब्रांचेस डेवलप होंगी। अब जैसे ही नई ब्रांचेस डेवलप होंगी उनको मड से, सॉइल से कवर कर दिया जाएगा। सॉइल से जैसे ही वो ब्रांचेस कवर हो जाएंगी तो उनमें रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। रूट्स डेवलप होने के बाद इन ब्रांचेस को, जो नई ब्रांचेस निकली थी, आप देखिए 3 नई ब्रांचेस इस डायग्राम में निकली हुई हैं और तीनों ब्रांचेस को मड से कवर कर दिया गया है। उसके बाद उनमें रूट्स का डेवलपमेंट होने लगा है। जब रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा तब इन तीनों ब्रांचेस को अलग अलग कर दिया जाएगा, अलग अलग ज़मीन में बो दिया जाएगा, तो दे विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट। अब यही चीज़ थ्योरी में लिखी हुई है, इसको आप देखिए। वन मोर मेथड इज अप्लाइड इन वेरियस वुडी स्टेम प्लांट। ये किस में मेथड अप्लाई हो रहा है, वुडी स्टेम प्लांट में, यानी ये वो प्लांट हैं जिनकी स्टेम को हम मोड़ नहीं सकते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। एप्पल में, गूसबेरीज में ये इनकी स्टेम को आप नहीं मोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दे आर कट बैक टू द ग्राउंड, यानी ज़मीन के पास से इनकी स्टेम को काट दिया जाता है इन अर्ली स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग आने के पहले इनको काट दिया जाता है। अब आगे पढ़िए, एंड द न्यू शूट्स दैट दे डेवलप, यानी अब जो नए शूट डेवलप होंगे, नई ब्रांचेस जो डेवलप होंगी, दे आर कवर्ड विद सॉइल, तो उनको सॉइल से ढक दिया जाएगा टू इंड्यूस रूट ग्रोथ। रूट इसमें डेवलप हो जाएंगी और फिर इनको काट के अलग कर देंगे, 3 नए प्लांट जनरेट हो जाएंगे। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ लेयरिंग इज एयर लेयरिंग। इसमें आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि ये भी उन प्लांट्स में प्रोसेस अप्लाई होता है जिसमें कि स्टेम को हम बेंट नहीं कर सकते हैं। डायग्राम में आप देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लेयरिंग पॉइंट, इस लेयरिंग पॉइंट में ये वो जगह है जहाँ से हम प्लांट में लेयरिंग करेंगे। चूँकि ये लेयरिंग हवा में हो रही है तो इसको हम एयर लेयरिंग बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे, लेयरिंग पॉइंट पे हम पहले जो एपिडर्मल लेयर है प्लांट की उसको स्क्रैप ऑफ कर देंगे, हटा देंगे नाइफ से, और हटाने के बाद फिर स्फैग्नम, जो कि मॉस होता है, मॉस के पास स्फैग्नम की प्रॉपर्टी है कि वाटर बहुत अच्छे से रिटेन कर सकता है, अपने अंदर पानी रोक सकता है। तो स्फैग्नम या कोई कॉटन जो है पानी में डिप किया हुआ, वो यहाँ पर इसके चारों तरफ रैप कर देंगे, लपेट देंगे, और फिर उसके ऊपर पॉलीथीन कवर कर देंगे। पॉलीथीन कवर करने का मेन मोटिव ये होता है कि जो स्फैग्नम है इसके अंदर जो पानी होल्ड किए हुए वो पानी एवेपोरेट होकर बाहर ना जाए, या इनकेस अगर रेन हो जाती है, बरसात हो जाती है, तो बाहर का पानी अंदर बहुत ज़्यादा होल्ड ना हो जाए। तो अब ये इसको इस तरह से छोड़ देंगे हम, स्फैग्नम लगा के पहले स्क्रैप ऑफ किया, स्क्रैप ऑफ करने के बाद स्फैग्नम लगाया और फिर पॉलीथीन से कवर कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद इसमें यहाँ से रूट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। सो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रूट फ्रॉम दिस लेयरिंग पॉइंट, इसको नीचे से, यानी लेयरिंग पॉइंट के नीचे से जहाँ मैंने नाइफ मार्क कर रखी है वहाँ से इस स्टेम को काट दिया जाता है, एंड देन इसको आप कहीं भी
नई जगह पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रूट डेवलप हो चुकी है, तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट। अब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। अब आप थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी इसलिए ज़रूरी है कि यू शुड नो व्हाट यू हैव टू राइट इन योर बोर्ड्स, क्योंकि सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, आपको टर्म्स भी थोड़े याद होने चाहिए। तो अब टर्म्स को थोड़ा देखते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर। इट इज़ अप्लाइड टू दोज प्लांट्स इन विच ब्रांचेस कैन नॉट बी बेंट। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये किस प्लांट में होती है, जिनकी ब्रांचेस को हम बेंट नहीं कर सकते हैं। एयर लेयरिंग का फिर दूसरा नाम आपको याद रखना है, थर्ड लाइन में लिखा है। एयर लेयरिंग का दूसरा नाम है मार्केटिंग, ये याद रखिएगा, वर्मा क्वेश्चन पूछा जाता है। और नीट में ये क्वेश्चन मार्केटिंग पूछा जाता है, क्योंकि एयर लेयरिंग का बहुत कॉमन टर्म हो गया, तो अब नया टर्म इस्तेमाल होता है, तो नीट में ये टर्म अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये टारगेट रीजन को स्क्रैप कर देंगे, गर्डल कर देंगे, यानी कि एपिडर्मल लेयर हटा देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है कि स्फैग्नम इसके ऊपर रैप कर देंगे और फिर पॉलीथीन से कवर कर देंगे। वो सारी बातें इसमें लिखी हैं। अब जो नीचे की 3 लाइन लिखी हैं वो इसके पूरे प्रोसेस की बात की हैं कि व्हेन सफिशिएंट रूट्स हैव ग्रोन, यानी जब ये सब करने के बाद, पॉलीथीन वगैरह कवर करने के बाद, फिर सफिशिएंट रूट्स जब इसमें डेवलप हो जाएंगी तो द स्टेम इज रिमूव फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ये स्टेम को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम दिस मेन प्लांट एंड प्लांटेड इंडिविजुअली, फिर इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। नेक्स्ट टाइप इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की थ्योरी समझने से पहले मैं डायग्राम को समझा दूं, इसका पूरा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए, आपको 2 प्लांट दिख रहे हैं। एक प्लांट जो ऑलरेडी ज़मीन में लगा हुआ है, जिसको मैंने मार्क कर रखा है ए। दूसरा प्लांट बी, जिसकी स्टेम को हम ऊपर से ज्वाइन करेंगे, ए के ऊपर अटैच करवाएंगे। तो नीचे वाला प्लांट ए जो ज़मीन में लगा हुआ है वो कहलाता है स्टॉक, यानी जिसमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा प्लांट बी जो शूट सिस्टम बनाएगा, प्लांट का लीफ स्टेम ऊपर बनाएगा, जिसको मैंने अटैच कर रखा है ए के ऊपर, वो कहलाता है साइन। तो अब थ्योरी देखिए आप, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ज्वाइनिंग द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। ये मैंने बताया आपको, शूट सिस्टम जो साइन है, ठीक है, उसको हम ज्वाइन करेंगे टू द रूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लांट नोन एज स्टॉक। ये 2 अलग अलग प्लांट हैं, दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो पढ़िए, द 2 आर ज्वाइंड वेयर द साइजेज यानी डायमीटर ऑफ द 2 साइन और स्टॉक, ये दोनों का डायमीटर लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका नीचे का जो ए प्लांट है वो नीम का है और ऊपर जो बी प्लांट है जिसको आप अटैच कर रहे हैं वो रोज प्लांट है। काफ़ी फ़र्क हो गया दोनों में, तो ये अटैच नहीं हो पाएंगे, इनका जाइलम फ्लोएम जो है ज्वाइन नहीं हो पाएगा, इनके टिश्यूज़ जो हैं वो अटैच नहीं हो पाएंगे। तो जो प्लांट होने चाहिए ए और बी, ये लगभग एक जैसे होने चाहिए, साइज़ इनका एक जैसा होना चाहिए। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम डायगनली कट कर देंगे, तिरछा काटेंगे, और तिरछा काटने के बाद इनको अटैच कर देंगे। उसके बाद इसको रैप कर देंगे, टेपिंग कर देंगे और इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, अपने आप हीलिंग हो जाएगी और एक नया प्लांट बन जाएगा। तो 2 में 2 in 1 इसको बोलेंगे हम। नीचे एक दूसरा प्लांट है, ऊपर इसके ऊपर नया प्लांट लगा हुआ है। अच्छा, इसका एक और तरीका है ग्राफ्टिंग का। यहाँ तो मैंने क्या किया था कि 2 अलग स्टेम ले ली थी, नीचे एक अलग प्लांट था रूट सिस्टम, ऊपर शूट सिस्टम में दूसरा प्लांट ले लिया था। दूसरा तरीका जो आपके राइट हैंड साइड बना है, इसमें जो मेन प्लांट है, जो बड़ा सा प्लांट है जिसको ए मार्क कर रखा है मैंने, तो ये जो ए है ये मेन प्लांट है। और इसमें क्या किया, हल्का सा डिप्रेशन काट दिया है, ठीक है, ग्रूव बना दिया है, डिप्रेशन काट दिया है। और उस डिप्रेशन में बी प्लांट का एक छोटा सा ट्विग जिसमें लीव्स निकली हैं उसको ला के अटैच कर देंगे और फिर इसकी टेपिंग कर देंगे हीलिंग के लिए। कुछ दिन बाद ये हील हो जाएगा और नया प्लांट बन जाएगा। तो ये भी ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 2 अलग अलग प्लांट्स स्टॉक लीजिए, साइन लीजिए, तभी उसको ग्राफ्टिंग बोलेंगे। आप किसी एक प्लांट में, मेन प्लांट में ग्रूव बना के या डिप्रेशन बना के ट्विग लगा सकते हैं, उसको भी ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये 2 अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग हैं दोनों ग्राफ्टिंग ही। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर, इसमें लिखा हुआ है इन दिस मॉडर्न टेक्निक टिश्यू स्क्रैप फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें कि पेरेंट प्लांट से टिश्यू स्क्रैप कर लिया जाता है, यानी टिश्यू निकाल लिया जाता है। कौन सा टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि निकाले जाते हैं। और फिर इन टिश्यूज़ को ग्रोइंग मीडियम में, कल्चर मीडियम में रखा जाता है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए आप लिखा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, द टिश्यू इज़ नरिश्ड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। इस टिश्यू को इन न्यूट्रिएंट्स से, जो कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको इससे नरिशमेंट मिलता है और फिर ये एक नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। अब सेकेंड पैराग्राफ देखिए, दिस टेक्निक इज़ यूज टू मल्टीप्लाई नोवेल प्लांट्स। अब ये नोवेल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं। तो एक प्लांट जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, ये आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्लास 12 के,
कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, ये आपके बायोटेक के सिलेबस में है, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है। इन जनरल आप समझ लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि प्लांट में बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स इनकॉर्पोरेट करना। तो ये इस काम में बड़ा ही लेबर होता है, यानी बहुत खर्चा लगता है, कॉस्टली प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक बार अगर ऐसा प्लांट बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अगर बन गया, तो फिर उसको क्या करते हैं, उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा के बाय मीन्स ऑफ टिश्यू कल्चर उससे कई सारे प्लांट बनाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस टेक्निक इज़ यूज टू मल्टीप्लाई नोवेल प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, उनको एक बार बना दिया गया, अब इन्हीं प्लांट्स को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनको यूज़ करेंगे इनसे कई सारे प्लांट्स बनाने में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके किन प्लांट्स में टिश्यू कल्चर किया जाता है। एग्जांपल्स आप ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, एग्जांपल्स ज़्यादातर नीट में पूछे जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। जो अभी मैंने टिश्यू कल्चर आपको बताया, अब स्टेप वाइज प्रोसेस है कि ये एक्चुअली किया कैसे जाता है। ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप्स ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर टिश्यू कल्चर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप, एक्साइसिंग और रिमूविंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्रेफरेबली फ्रॉम द स्टेम। ये वही है जो कि मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि मेन प्लांट से छोटे छोटे टिश्यूज़ निकाले जाते हैं, प्रेफरेबली फ्रॉम द स्टेम। ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जो कि हम पेरेंट प्लांट से निकालेंगे, और इन टिश्यूज़ को जो हमने निकाला है इसको बोलते हैं एक्स प्लांट्स। आप नीचे डायग्राम में देखिए, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड बना है, एक मेन प्लांट है, उससे छोटा सा एक टिश्यू निकाल लिया गया, एक पीस निकाल लिया गया, उसको मैंने बोला है कि ये एक्स प्लांट है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, मेंटेनिंग एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक कंडीशंस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेनिंग एसेप्टिक कंडीशन का मतलब हुआ कि ये पूरा प्रोसेस ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन और कॉन्टेमिनेशन होने का चांस नहीं है, यानी कि ये लैब कंडीशंस में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है, आप किसी ओपन जगह में अपने घर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं और ख़राब होने के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं। फिर आगे, मेंटेनिंग एसेप्टिक कंडीशंस एंड प्लेसिंग दीज एक्स प्लांट्स इन सुटेबल कल्चर मीडियम। फिर इसको कल्चर मीडियम में डाल देंगे। कल्चर मीडियम वही मैंने बताया था जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ द थर्ड पॉइंट, दीज एक्स प्लांट्स विल ऑब्टेन द नरिशमेंट फ्रॉम द कल्चर। ये जो एक्स प्लांट्स हैं अब ये कल्चर मीडियम से नरिशमेंट ऑब्टेन करेंगे और फिर ये क्या करेंगे, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स में ग्रो कर जाएंगे, यानी कि इनकी ग्रोथ हो जाएगी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स में, और तब इसको बोलेंगे कैलस। तो पहले एक्स प्लांट डेवलप हुआ किस में, कैलस में। ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले एक्स प्लांट को हमने कल्चर मीडियम में रखा, तो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल में डेवलप हुआ, नोन एज कैलस। द फोर्थ पॉइंट, दीज कैलस फाइनली ग्रो इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स। अब ये कैलस जो हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स में, जिसको कि हम प्लांटलेट बोलते हैं, उसमें ग्रो कर जाएंगे। अब जैसे ही ये प्लांटलेट्स में ग्रो कर जाएंगे, ये छोटा सा प्लांट बन गया जिसमें कि लीफ, स्टेम और छोटी सी थोड़ी बहुत रूट्स डेवलप हो गई, बस अब इनको सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फॉर नॉर्मल ग्रोथ। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं आपके लिए कि पहले प्लांट से हम एक टिश्यू निकालेंगे, एक्स प्लांट कहलाएंगे, कई सारे टिश्यूज़ निकालेंगे तो उनको हम एक्स प्लांट बोलेंगे। इन एक्स प्लांट्स को हम कल्चर मीडियम में रखेंगे, डेवलप करके वो बनाएंगे कैलस फिर और डेवलप करके बनाएगा प्लांटलेट, और ये प्लांटलेट जो है उनको हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो नया प्लांट बन जाएगा। नीचे आप देखिए डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, प्लांट, एक्स प्लांट बना, फिर कैलस डेवलपमेंट हुआ और फिर प्लांटलेट बन गया। देखिए आपके राइट हैंड साइड जो बना हुआ है ये एक्चुअल फ़ोटो है, ये मैंने बनाई नहीं है, ये एक्चुअल पिक्चर है जो कि टेस्ट ट्यूब में एक प्लांटलेट डेवलप हो रहा है। तो ये आपको इसलिए सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे पिक्चर लगाई गई है कि प्लांटलेट कैसा होता है, कितना बड़ा होता है। बस जब इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें 2-3 लीव्स निकल आएंगी, थोड़ी सी रूट बन जाएंगी, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू सॉइल और वहाँ पे ये नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो व्हाट वी हैव स्टडीड इन टिश्यू कल्चर कि एक छोटे टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक पूरा प्लांट डेवलप हो गया। वही लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट पैरा, सिंस टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट फ्रॉम यूजिंग अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। बहुत छोटे पेरेंट प्लांट के पार्ट से पूरा बड़ा प्लांट डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ,
एज ऑल दीज पार्ट्स आर डेवलप फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। जितने भी ये नए प्लांट बन रहे हैं वो एक ही प्लांट से बन रहे हैं, जो इनका पेरेंट प्लांट है वो एक है। तो दीज विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट, तो इसलिए इनको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। वाई सोमा क्लोन्स? सोमा का मतलब होता है सोमैटिक सेल्स। ये रिप्रोडक्टिव सेल से तो बन नहीं रहे हैं, ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन रहे हैं। रिप्रोडक्टिव तो तब होता जब ये फ्लावर से बनते, गैमीट से बनते, एंथर स्टिग्मा कुछ इन्वॉल्व होता और गैमीट्स बनते, तब तो इनको हम बोलते हैं कि ये जर्मिनल सेल से बन रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सोमैटिक सेल से बन रहे हैं तो सोमा और क्लोन मतलब ये आइडेंटिकल हैं। और नीचे एग्जांपल्स लिखें कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में किन प्लांट्स के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई होती है, वो आप याद रखिएगा। टोमेटो, बनाना एंड एप्पल, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इसको हम अप्लाई करते हैं। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। द फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस। व्हाई इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस? बिकॉज डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल एंटायर न्यू प्लांट इज बीइंग फॉर्म्ड। लेस टाइम इज रिक्वायर्ड। लेस टाइम इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि एक प्लांट से हम कई सारे टिश्यूज़ ऑब्टेन कर सकते हैं और वो सारे टिश्यूज़ एक साथ ग्रो करते हैं, तो हमको एक ही टाइम में कई सारे प्लांट एक साथ मिल जाएंगे। नाउ द सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिमिटेड स्पेस। देखिए जो इसका प्रोडक्ट है दैट इज़ प्लांटलेट्स, ये प्लांटलेट बहुत छोटे होते हैं, तो हम एक छोटी सी जगह पर एक्स प्लांट से कई सारे प्लांट डेवलप करा सकते हैं और फिर इसको हम मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो एक्चुअल प्रोसेस है टिश्यू कल्चर का, वो हम छोटी सी जगह पर भी, एक छोटी सी लैब कंडीशन में भी हम इसको डेवलप करा सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजीज़ फ्री प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाई दिस डिजीज़ फ्री प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड? आपने शुरू में मैंने आपको बताया था कि एसेप्टिक कंडीशंस आर मेंटेन ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस। तो जब पूरे प्रोसेस में हमने एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन कर रखी हैं, कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं है, तो द प्लांट्स दैट विल बी प्रोड्यूस विल ऑलवेज बी डिजीज फ्री। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी इज वेरी हाई। अब सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हाई क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पूरा लैब है जहाँ पे टिश्यू कल्चर का प्रोसेस हो रहा है, उस जगह पर एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए। खुले में हम नहीं कर सकते, एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए, तो इस और कल्चर मीडियम होना चाहिए, तो इसलिए ये प्रोसेस कॉस्टली पड़ जाता है। दूसरा, स्किलफुल प्रोसेस। स्किलफुल का मतलब होता है कि एक टेक्नीशियन के थ्रू ये प्रोसेस होता है। हम और आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते कि टिश्यू को निकालना है, कहाँ से निकालना है, उसको कहाँ रखना है, कल्चर मीडियम में प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। तो ये सब के लिए एक स्किल्ड इंसान चाहिए जो कि इसकी टेक्निक जानता हो। ठीक है, तो स्किलफुल प्रोसेस है, ये भी आम इंसान के बस के बाहर है, हर इंसान नहीं कर सकता। तीसरा, स्लाइट इन्फेक्शन में डैमेज द एंटायर प्लांट। ज़रा भी इन्फेक्शन, एसेप्टिक कंडीशन इसीलिए मेंटेन की गई थी कि जो इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लाइट इन्फेक्शन में डैमेज द एंटायर प्लांट। ज़रा सा भी इन्फेक्शन होगा तो प्लांट बन किससे रहा है? प्लांट बन रहा है छोटे से टिश्यू से, एक्स प्लांट से। तो एक्स प्लांट में अगर ज़रा भी इन्फेक्शन हुआ, प्लांट में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो संभाल लेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ढेर सारे टिश्यूज़ हैं, वो रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर एक छोटे से टिश्यू में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कहीं पर आ गई और इन्फेक्शन हो गया तो पूरा प्लांट डैमेज हो जाएगा। एंड द लास्ट, एक्स प्लांट में नॉट सर्वाइव व्हेन ट्रांसफर्ड टू सॉइल। इसका मतलब हुआ जो एक्स प्लांट से पूरा प्लांटलेट बना है, हो सकता है जब नॉर्मल सॉइल में यानी कि ज़मीन में इसको ट्रांसफ़र किया जाए तो ये वहाँ पर डेवलप ना कर पाए, इसकी डेथ हो जाए। अब इसको समझते हैं कि इसकी डेथ क्यों हो जाएगी। जब इतने अच्छे से इसको बनाया गया था तो इसकी डेथ फिर क्यों हो जाएगी? देखिए, जो पूरा डेवलपमेंट है एक्स प्लांट से कैलस और कैलस से प्लांटलेट, ये कहाँ हो रहा है? एसेप्टिक कंडीशन में हो रहा है, जहाँ भी किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं है, एकदम क्लीन एनवायरनमेंट है लैब के अंदर। कल्चर मीडियम वहाँ पे जो प्रेजेंट है, यानी इस प्लांट को जो खाना मिल रहा है, जो नरिशमेंट मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे हैं, वो सब 100% मिल रहे हैं, इसको बाहर से आर्टिफिशियली दिए जा रहे हैं। अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया नॉर्मल सॉइल में, अब इसको वहाँ पे धूप भी मिल रही है, ज़मीन से कभी इसको पानी मिला कभी नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स पता नहीं सॉइल में हैं या नहीं है, तो एक नेचुरल कंडीशन में ये आ गया, तो हो सकता है ये वहाँ पर सर्वाइव ना कर पाए, एडजस्ट ना कर पाए अपने आप को। इसको ठीक आप ऐसे समझिए कि अगर आप साल भर तक एयर कंडीशन रूम में अगर आप रहिए और आपको खाना वगैरह सब कुछ टाइम से मिलता रहे और आपकी चॉइस से खाना मिलता रहे, भर पेट खाना मिलता रहे, और फिर 1 साल के बाद जो है आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, जहाँ पर कभी आपको एसी मिल रहा है, कभी आपको धूप मिल रही है, कभी आपको खाना मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, टाइम से नहीं मिल रहा है खाना,
तो हो सकता है आप अपने आप को एडजस्ट ना कर पाएँ। तो हम जैसे इंसान जैसे हैं, डेवलप्ड लोग हैं, वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एक छोटा बच्चा अगर है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक्स प्लांट क्या है, ये छोटे बच्चे हैं, ये अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो ये एडजस्ट करना इनको मुश्किल हो जाता है। एक नॉर्मल प्लांट, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, कोई एडल्ट है तो वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन छोटा है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि एक्स प्लांट मे नॉट सर्वाइव व्हेन ट्रांसफर्ड टू सॉइल। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So in the next lecture, I'll discuss about sexual reproduction. So stay tuned with the channel. Thank you.